हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका क्रिस्टल ऑल स्टडी में एक बारी फिर से। और हम कर रहे थे बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, देख रहे थे हम मगध एम्पायर का। फिर हमने उसमें हरियंका डायनेस्टी देखी थी, जिसमें कि हमने बिम्बिसारा, अजातशत्रु और उज्जैन के बारे में पढ़ रखा था। उज्जैन के बाद जो आते हैं रूलर, वो जैसे कि इसके बाद अगर हम देखें अनुराधा, मुंडा और फिर नागदशक आते हैं। तो जो नागदशक थे वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा ये वर्ती नहीं थे, मतलब उस समय में एज अ रूलर के रूप में ये बहुत ज़्यादा काम को ऐसे संभाल नहीं पा रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि एक वीक रूलर थे। तो लोग हैं वो इनके अगेंस्ट ऐसे रिवोल्ट जैसा शुरू कर देते, तो वो उनको ऐसे रिवोल्ट शुरू कर दिए। और फिर उनके बाद मतलब ये इनको हटा दिया लोगों ने, और फिर जो शिशुनागा हैं वो आए, और फिर वहाँ से शिशुनागा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। तो जो शिशुनागा हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अवंती के लिए, क्योंकि इन्होंने अवंती को अपने मगध एम्पायर में एनेक्स्ट करके उनको ऐड करके रखा था, क्योंकि इन्होंने अवंती के साथ वॉर किया, जिसमें कि इनको विक्ट्री मिली। और इसके बाद फिर वो मतलब वो भी अपने एरिया में उसको कंसोलिडेट कर लेते हैं आगे चल के। क्योंकि देखो क्या था कि मगध और अवंती के रिलेशंस को देखें तो बहुत अलग अलग था, और दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ऐसे राइवलरी 400 ईयर से चलता आ रहा था। तो वो जो शिशुनागा है वो उसको ख़त्म कर देते हैं, और फिर वो उसको अपने अंडर में ले लेते हैं। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। तो Nagadashak was unworthy to rule, so the people got disgusted and elected Sisunaga as a king, the minister of the last king. The most important achievement of a Sisunaga was destruction of the Prayodutta dynasty of Avanti. This brought an end to 100 years old rivalry between the Magad and Avanti. From then on, Avanti became a part of Magad rule. शिशुनागा वो सक्सेड बाय द कालाशोका, ठीक है। उनके बाद जो है वो कालाशोका आते हैं। तो जो मैंने ओवरव्यू बताया था उसी का ये रिटन फॉर्म में सब स्लाइड में है, तो यहाँ से एक बारी देख लो सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। शिशुनागा डायनेस्टी के बाद आता है महापद्मा। इसमें जो रहता है मतलब कि जो नंदा डायनेस्टी है, तो इसमें इसके जो फाउंडर हैं वो महापद्मा नंदा रहते हैं। ये डायनेस्टी बहुत लंबे समय तक तो नहीं चली थी, हम कह सकते हैं कि लगभग 20 to 21 ईयर्स तक का था। और इसमें 9 अलग अलग किंग आए थे, और जो 8th वाले किंग थे वो थे जिनका मतलब ऐसे अगर 8th नंबर पे देखें तो धनानंद थे। तो पहले जैसे कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर ले तो इनके फाउंडर महापद्मानंदा रहे हैं। इस जो डायनेस्टी का है ड्यूरेशन 444 से 344 से 323 तक BC तक का था। और फिर इसके बाद जो 8th वाले हमारे किंग आते हैं या रूलर कह सकते हो, वो धनानंद थे। और ये थोड़े मतलब मतलब इनकी पर्सनालिटी थोड़ी मतलब बहुत अच्छी निखर के नहीं आई है। और धनानंद ही उस वक्त मगध एम्पायर में रहते हैं जिस वक्त अलेक्जेंडर आता है, और वो बेसिकली अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में अफ़गानिस्तान को पार करते हुए ये व्यास रिवर तक आता है, और उसके आगे वो आने नहीं पाता। उसके बारे में हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली ये इसका ओवरव्यू था नंदा डायनेस्टी का। सो द शिशुनागा डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय अ महापद्मा who established a new line of king known as the Nandas. The Puranas call Mahapadma Ikrat, that is the sole monarch. He seems to have overthrown all the dynasties which ruled at the time of the Sisunaga. He is often described as the first empire builder of Indian history. The last king, Dhananand, is possibly identical with the Agramis or Zendrim of the Greek text. The Nanda dynasty came to an end about 322 to 21 BC and supplemented by another dynasty known as the Maurya, with the Chandragupta Maurya as the founder.
तो फिर ये जो नंदा डायनेस्टी है उसके बाद फिर मौर्यन डायनेस्टी आता है। मौर्यन एम्पायर फिर आगे आता है इस डायनेस्टी के बाद। और जो मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें फाउंडर के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। उसके पहले हम थोड़े फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में भी देख लेंगे। इंडिया में जो सबसे पहला अगर फॉरेन इन्वेजन्स हुआ था तो वो हुआ था ईरानियन पर्शियन का, और उसके बाद अलेक्जेंडर का। तो अलेक्जेंडर तो बहुत हद तक ऐसे आया था, झेलम, चिनाब, रावी ये सब को, सतलज को पार कर दिया था, व्यास तक वो आके रुक गया था, उसके आगे तक नहीं आने पाया था। तो अगर हम इसकी देखें लाइक ईरानियन इन्वेजन्स की देखें, तो द Achaemenian rulers of Iran, Persia took advantage of political disunity on the northwest frontier of India। उन्होंने फ़ायदा उठाया और उसके बाद फिर वो लाइक इंडस सिंध यहाँ तक, वो पंजाब इंडस सिंध यहाँ तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। सो Achaemenid रूलर Darius I penetrated into a northwest India in 518 BC and annexed Punjab west of Indus and Sindh. This area became the 20th province Chhatrapati of Iran, contributing 360 talents golds as। उसके बाद जो हमारा दूसरा इन्वेजन है वो है मैसेडोनियन इन्वेजन, मतलब कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अलेक्जेंडर पहले से ही लाइक पर्शियन वर्शन को पूरा हरा के और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। और अलेक्जेंडर को मतलब वन ऑफ द सक्सेसफुल, या फिर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को जीतने वाला रूलर, या फिर ऐसे उनको सिकंदर, हिंदी में सिकंदर भी बोलते हैं। तो लाइक उनको बहुत पावरफुल, एक रिस्पेक्ट के, अगर ऐसे भी बोलते हैं, विनर को सिकंदर से मतलब लाइक इक्वल दिखाया जाता है, मतलब कि जो जीता वो सिकंदर। एक ऐसे लाइक प्रोवर्ब्स भी है कि जीतना मतलब कि सिकंदर, मतलब लाइक उसकी एक अलग ही फेम है पूरे सोसाइटी में। सो अलेक्जेंडर जो है वो बेसिकली अटैक वहाँ पर्शियन में, मतलब विक्ट्री होने के बाद इंडिया में आते हैं, तक्षशिला तक आते हैं। वहाँ पे उनको एक रूलर मिलते हैं जिनका नाम रहता है अम्बी। और ये जो अम्बी रूलर का डायनेस्टी रहता है वो इंडस और झेलम के बीच में ही इनकी डायनेस्टी रहती है। तो इंडस और झेलम के बीच में इनकी डायनेस्टी रहती है। तो पहले तो वो उनको लाइक डिफीट करते हैं, तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अलेक्जेंडर के सामने। पर जब ही वो झेलम को क्रॉस करते हैं तो झेलम और चिनाब के बीच में एक और डायनेस्टी उनको मिलती है, जिसके जो किंग रहते हैं वो पोरस रहते हैं। पोरस उनके सामने सरेंडर करने से मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मैं वॉर करूँगा। तो ऑफकोर्स आगे चल के वॉर होता है पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में, जिसमें कि अलेक्जेंडर पोरस को डिफीट कर देता है। पर इन स्पाइट ऑफ डिफीटिंग पोरस, वो उनकी टेरिटरी को वापस कर देते हैं। और फिर लाइक मतलब उन अलेक्जेंडर है वो उनको अपने साथ रख लेते हैं। लाइक उसके बाद फिर क्या होता है कि लाइक वहाँ ये तो झेलम और चिनाब के बीच में पोरस थे। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको चिनाब और रावी ये सब जगह मतलब कोई ख़ास ऐसे मिलते नहीं जिनको वो हरा सके, ऐसा कुछ था नहीं उधर। उसके लास्ट वाले रिवर जैसे कि ब्यास तक वो आ जाते हैं, पर उसकी जो आर्मी है वो आगे जाने से मना कर देते, बोलते बस हो गया, उनसे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत थक भी गए होते, उनके पास उतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड भी नहीं था। और दूसरा बात कि लाइक ये भी उस वक्त चल रहा था कि भाई अभी तो हम इंडिया में अच्छे से एंटर भी नहीं हुए हैं, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो छोटे रूलर हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा करेज है कि वो अलेक्जेंडर से वॉर के लिए तैयार हो गए। तो अगर वो जाएंगे मगध एम्पायर में, और वहाँ पे अगर आप उनको नंदा डायनेस्टी से वॉर करना पड़ गया तो फिर वहाँ पे उनको और ज़्यादा मुश्किलात भी आएंगे। ऐसा भी माना जाता था कि नंदा डायनेस्टी के आर्मी थे वो बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू अलेक्जेंडर, मतलब 4 to 5 टाइम्स एज अ पॉपुलेशन में वो ज़्यादा थे। और उनके पास बहुत सारे जैसे कि अगर बात करें एनिमल्स भी थे, एलिफेंट्स वगैरह थे जिसके थ्रू वो वॉर कंडक्ट करवाते थे। तो उनको लाइक थोड़ा सा वो भी था कि आगे जाएं, डिफीट
हो जाएँ और फिर आर्मी भी उनको रिफ्यूज़ कर दिए थे आगे जाने से, तो वो उसके आगे जा नहीं पाते हैं। फिर वो जब वापस जा रहे होते व्यास से लौट के, तो अफ़गानिस्तान में बेबीलोन है और वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके भी बहुत सारे लाइक थ्योरीज़ है, बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि कुछ बोलते हैं कि उनको मारा गया था, कुछ बोलते हैं उनको बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बहुत सारे हैं। और जब भी अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनका जो टेरिटरी था उतना बड़ा, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है मैसेडोनिया में, बेबीलोन में और इजिप्ट में। तो फिर वो अलग अलग लाइक डिवीज़न हो जाते हैं उसमें भी। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट कन्क्वेयर्ड द पर्शियन इरानियन एम्पायर इन अ 4th century. Alexander of Mesopotamia led the Greeks in fight against Iranians. Alexander quickly conquered many areas and reached Ohain near Katak in 328 BC. Atak. Dakshila and Avisara submitted, but Porus, मतलब कि Puru, refused to do so. Porus was defeated in a battle of Vitasta, Jhelum. The Indians' disunity contributed to their defeat. After a victory of Saqqara, the Greek forces reached the Beas, but soldiers refused to proceed further. Alexander made administrative arrangements and marched back in September 325 BC. He died in Babylon in 323 BC. The empire split into a smaller kingdom after years. तो जब ही अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई थी वो केवल 33 ईयर्स के थे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे उसमें। सो थैंक यू।